आज के लेक्चर में हम जो पहले कंटेंट पढ़े थे जस्ट उनको एक्सटेंड करते हैं। उसमें जो बच गया था लैंथेनाइड से रिलेटेड वो था उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कि उनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कितनी है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है और लैंथेनाइड्स नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके मिनरल्स के बारे में और कैसे उनको उन मिनरल से आइसोलेट किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही लैंथेनाइड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लेक्चर के अंदर हमने लैंथेनाइड्स को और 2 लेक्चर में ही हमने कोशिश की है एक्टेनाइड्स को कंप्लीट करने की। तो आज का ये जो मेरा लेक्चर है वो लैंथेनाइड्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो मैंने डिटेल से आपको लैंथेनाइड की इंफॉर्मेशन दी थी और वो आप मेरी फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट भी है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद उस लेक्चर को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ही आप ध्यान से देखिए, आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पूरा लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में से एक सेक्शन बनने वाला है। एक सेक्शन का मतलब 3 क्वेश्चन तो आपके जो आने हैं वो, और एक क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसमें हाफ पार्ट वहां भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल ये बात क्लियर हुई कि आधा पेपर जो है वो पूरा आपका लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में से आने वाला है। अब लैंथेनाइड्स के 2 ही लेक्चर हैं और 2 लेक्चर में अगर आपका हाफ पेपर, अगर उसका भी हाफ पार्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, 30% अगर पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कोई बुरा नहीं है। आप सिर्फ 1-1.5 घंटा निकाल लीजिए, इन लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लीजिए और भी बेस्ट हो जाए अगर उनके क्वेश्चन जो हैं, पीछे सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन हैं, अगर वो भी आप साथ के साथ देख लें तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं और सबसे पहला जो टॉपिक मेरे पास है वो है लैंथेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो लैंथेनाइड्स है क्या वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उनकी कितनी एबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो कर सके। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात आप ध्यान से देखिए कि लैंथेनाइड का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। देखिए, लैंथेनाइड्स में आपने देखा 4F देखा, आपने 5D कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए एंड 6S। इसका मतलब टोटल शेल की भी बात की जाए तो 6 तो टोटल शेल हुई। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल 2 3 4 5 6, तो यहां से देखिए 6 टोटल। तो लैंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं तो टोटल 6 शेल है, जिसमें लास्ट वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप कर रखे हैं। ओके, अब एक बार ध्यान से आप देखिए कि मैंने ये बात भी बोली थी कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वैसे वैसे जो रेडियस है तो उसका फॉर्मूला है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मतलब एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पहली शेल से दूसरी तीसरी, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इन शेल के बीच का गैप जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ओवरऑल देखिए कि साइज कितना बढ़ गया होगा। देखिए टोटल कितना साइज हो गया होगा, तो बहुत बड़ा साइज माना जाता है किनका, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स का। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनका साइज बहुत बड़ा है। और चार्ज की बात करें तो हमने देखा कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी आप निकाल लीजिए, तो चार्ज डेंसिटी क्या हुई, चार्ज डेंसिटी वो क्या हुई, ऊपर चार्ज डिवाइड बाय साइज। तो आप चार्ज डेंसिटी निकाल लीजिए, मतलब वॉल्यूम। तो देखिए अगर इसका साइज बहुत छोटा है, सॉरी साइज बहुत बड़ा है, तो वॉल्यूम हाई हो गया। देखिए साइज बड़ा होने से क्या हुआ, वॉल्यूम हाई हो गया ना। और चार्ज जो है वो +3 है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली नहीं है। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी इनकी बहुत ही लो है। तो लो चार्ज डेंसिटी की वजह से, लो चार्ज डेंसिटी क्योंकि साइज इनका बहुत ही बड़ा है, इसकी वजह से क्या है, इनके पोलराइजेशन के चांसेस कम होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लो है। इसका रीजन क्या है, इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत ही लो होती है। अब देखिए यूं तो समझा जा सकता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलो ठीक है, बाहर वालों के साथ उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लेना है, एस के साथ या 5D के साथ। तो अभी अगर यूं देखें कि 4F के साथ, जो 4F के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है F में, तो वो क्यों ना पाई बॉन्ड बना ले और जो कार्बोनिल या नाइट्रोसिल वगैरह के साथ जो हम पाई कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं वो फॉर्मेशन कर ले। पर ऐसा भी नहीं हो पाता,
क्योंकि जो लैंथेनाइड्स है वो पाई कॉम्प्लेक्स जो है वो भी नहीं बना पाते। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। शेयरिंग कौन सी, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके पास है उन ऑर्बिटल की शेयरिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और वो किसके पास है, देखिए 4f के पास। और मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस में 4f किसका है, 4f तो है फोर्थ शेल का, देखिए। और जबकि वैलेंस शेल कौन सी आपके पास, वो है 6। तो 4th और 6 के बीच में गैप ही बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये 4f ऑर्बिटल जो है वो खुद क्या है, हिडन फॉर्म में है, बहुत दूर रहेगी, बहुत अंदर की तरफ रहेगी, मतलब डीप में चले गए। अब डीप में होने की वजह से ये अवेलेबल नहीं है, तो 4f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। रीजन है कि उनको जो बाहर के 5s 5p है ये ऑर्बिटल और 6s ऑर्बिटल ने शील्ड कर रखा है। ओवरऑल क्लियर है कि 4f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में अगर हिस्सा नहीं ले पा रहा, पाई बॉन्डिंग में अगर हिस्सा नहीं ले पा रहा, तो एक बात तो क्लियर हुई कि इनकी पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी क्या है, बहुत ही लो है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि किनके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने देखा कि जो यूनिडिनेट लिगेंड है, मतलब ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड्स की बात करता हूं, हाइड्रोक्सिल की बात करता हूं, ऑक्साइड की बात करता हूं, जो सिंगल जैसे वाटर, अमोनिया, ये सारे क्या है, यूनिडिनेट लिगेंड्स है। तो ये इनके कॉम्प्लेक्स हमने देखे ये भी बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ ना, क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनकी कम है। तो हमने देखा अमीन के साथ, जैसे अमोनिया, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी हमने देखी। अगर हम अमोनिया को एज ए लिगेंड यूज करके या अमीन को एज ए लिगेंड यूज करके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी देखना चाहें, और वो भी किसमें, एक्वस सोलवेंट के अंदर, तो हम देखते हैं ये नहीं बन पाते। एक्वस सोलवेंट के अंदर अमोनिया जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता लैंथेनाइड के साथ। अब क्वेश्चन ये रीजनिंग टाइप में आ जाएगा, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि वाटर जो है, वाटर खुद भी तो एक लिगेंड है भाई। वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर पड़े, ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो जो वाटर है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो एक्वस मीडियम के अंदर पानी और अमीन के बीच में अगर कंपटीशन रहेगा, तो वाटर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से अमाइन से पहले खुद अटैक करेगा। तो जाहिर सी बात है अमाइन का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा अगर आप एक्वस कंडीशन की बात करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हमने जो इनके कॉम्प्लेक्स देखे, जो लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्स देखे, तो किनके साथ इनके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो मोस्ट कॉमन और स्टेबल कॉम्प्लेक्स अगर हमने देखे तो वो किनके साथ थे, वो किसी ना किसी चिलेटिंग एजेंट के साथ थे। तो एक ऐसे लिगेंड्स के साथ थे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सके, पूरे कॉम्प्लेक्स की रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। तो ऐसे लिगेंड्स के साथ इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या है, वो ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं। और वो खासकर वो चिलेटिंग एजेंट जिनमें लिगेंड कौन है, ऑक्सीजन एटम अवेलेबल हो, जैसे ईडीटीए की बात करते हैं। तो ईडीटीए के अंदर क्या है, ईडीटीए में इथाइलिन डाइयमीन टेट्राएसीटेटाइन, मतलब आपके पास इथाइलिन 2 कार्बन है, डाइयमीन, डाइयमीन का इसका मतलब आपके पास क्या हुए, दोनों के पास एक एक नाइट्रोजन हुए। देखिए टेट्रा एसीटेट, इसके साथ एसीटेट मतलब CH2CO नेगेटिव, इसके पास CH2CO नेगेटिव, ठीक है, और इसके पास भी सिमिलर, और इसके पास भी। तो इन नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट यहां, इसके साथ 2 एसीटेट यहां, इसका मतलब 4 तो एसीटेट हो गए ना। और एसीटेट के पास क्या है, COO नेगेटिव, तो ऑक्सीजन ही ऐसे लिगेंड हुआ ना इसमें भी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे चिलेटिंग एजेंट जिनमें ऑक्सीजन डोनर एटम हो और खासकर वो क्या बनाते हो, खासकर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हो, तो ऐसे वाले क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस यहां पर क्या है, ज्यादा है। ओके, तो ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो चिलेटिंग एजेंट है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनके साथ बहुत ही ज्यादा होती है। और उन चिलेटिंग एजेंट में याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो उनके साथ इनके कॉम्प्लेक्स और ही ज्यादा स्टेबल बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। उसके बाद बात करता हूं, आप इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए, इसमें ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स है।
तो ईडीटीए के अंदर देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट इज द ईडीटीए। तो ईडीटीए के साथ लैंथेनाइड, ईडीटीए खुद अगर मैं बात करूं ईडीटीए की, ईडीटीए खुद क्या है, ईडीटीए खुद भैया एक हेक्साडेनेट लिगेंड है। इसका मतलब 6 बॉन्ड तो इसके ईडीटीए ने बना रखे होंगे। अगर फिर भी आप देखिए, फिर भी आप इनके साथ और भी इसके पास क्या चीज है, लिगेंड्स के तौर पे एक ऐसी रिंग बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसी रिंग बनाने की कोशिश कर रहा है जो चारों तरफ से इसको क्या कर दे, हिंडर्ड कर दे, ताकि रिएक्टिव ही ना रहे। जो मेटल है वो इतना जाके हिडन हो जाए, इतना छुप जाए कि रिंग के अंदर कि कोई भी दूसरा रीजेंट उसके ऊपर अटैक ही ना कर पाए। अटैक ना कर पाए इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बने वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑलवेज क्या करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि नॉर्मली हम देखते हैं कि ये मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इनके अंदर आप देखिए 6 स्ट्रक्चर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो अकेला ईडीटीए का हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका देखिए आप नोनो के अंदर 10-10, 12-12 के अंदर क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इनका होता है। इसका मतलब खुद जाके इतने हिंडर्ड हो जाते हैं, क्योंकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होने की वजह से हाईली रिएक्टिव होता है। तो एनवायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसा अगर अग्रेसिव एनवायरमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज प्रेजेंट है, जैसे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, तो उनके साथ ये इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। तो मेटल क्या चाहेगा, मेटल चाहेगा कि उसके चारों तरफ क्या बन जाए, एक ऐसी रिंग बन जाए जिसके अंदर वो मेटल हिडन फॉर्म में जो वॉइड बने उसके अंदर चला जाए और चारों तरफ से ऐसे गिर जाए कि कोई भी दूसरा रीजेंट उसके ऊपर अटैक ना कर सके। तो ऐसे केस में वो स्टेबल रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता। तो ये देखिए, तो ये ऑलवेज क्या करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। आप इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास ये सारी रिंग ईडीटीए के साथ तो जुड़ गया ना, और अब आपने क्या कर दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो बाद में ये क्या होंगे, ये वाली चीज हटके क्या हो जाएंगे, ये ग्रुप जो लगे हुए हैं ये हटके क्या हो जाएंगे, इसमें वाटर एज ए लिगेंड के तौर पे आ जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसका ईडीटीए और वाटर के साथ। क्लियर? तो ये मैंने दिखाया कि किनके साथ ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा बनाते हैं, लैंथेनाइड्स। फिर हमने देखा कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो ये हम बात करते हैं कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, होमोसाइक्लिक रिंग होती है जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं क्या? तो बिल्कुल इनका कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, लेकिन खास बात यह है ये कॉम्प्लेक्स बन तो जाते हैं, लेकिन एक्वस कंडीशन के अंदर या एयर में रखने के बाद ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, फर्दर इनकी रिएक्शन हो जाती है और ये और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बनते नहीं, बनते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है जितने की हमने पीछे देखा कि चिलेटिंग एजेंट के साथ ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल वगैरह के साथ इनके कॉम्प्लेक्स हैं जो ये बनाते हैं। ओके, आगे देखिए। मैंने जैसे अभी आपको बात की कि नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को जिसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं, बट एक्चुअल में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो लैंथेनाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। ये सिर्फ तब देखने को मिल सकता है लैंथेनाइड के साथ तो अगर जो लिगेंड्स अटैक करने के लिए आए हैं वो बहुत ही बल्की हो। इट मींस नॉर्मल हम ये बात कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इनका ज्यादा स्टेबल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर सिर्फ तब भी स्टेबल होते हैं अगर इनके पास जो लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बल्की हो, इतनी स्टीरिक हिंड्रेस हो जाए कि वही इसको घेर ले, और अगर लिगेंड अटैक करने के लिए आए तो उनके बीच में इतनी रिपल्शन हो जाए कि वो स्टेबल ना रहे, तो ये सिर्फ 6 में रह सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने आपको कहा कि ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे कि मेटल हिडन फॉर्म में चला जाए। ओके, तो इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8 एंड 9 ये वेरी कॉमन है और इनकी अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है। और ऐसे लाइटर एलिमेंट जो हैं स्टार्टिंग वाले वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 10 और कोऑर्डिनेशन नंबर 11 में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस इनके ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए इसकी बात करूं, ये देखिए 6 की बात करूं तो नाइट्रेट की बात करूं, यूं लग रहा है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां से देखिए यूं लग रहा है कि नाइट्रेट तो देखिए मोनोडिनेट लिगेंड है और 6 आपने लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर सीरियम 6 नाइट्रेट के साथ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स हो गया ना ये। तो अगर ये बात भी मैंने पहले बोल दी, एक्वस मीडियम के अंदर आप बिल्कुल ही मत करवा दीजिएगा क्योंकि पोलर नेचर होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो जब हमने इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा
कि एक्चुअल में जब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इनका ज्यादा स्टेबल है नहीं, और दूसरी तरफ हम ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये डाउट क्रिएट करता है। तो ऐसे के अंदर हमने इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा। ये देखिए, ये सीरियम रहा, ये एक नाइट्रेट को फोकस कर लीजिए बस, सिंगल नाइट्रेट को, ये रहा। अब भैया इसमें दोनों ऑक्सीजन बाइंड है, तो इसका मतलब एक नाइट्रेट जब दो दो बॉन्ड बना रहा है तो 6 नाइट्रेट कितने हो जाएंगे, 12 हो गए ना। तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का जिक्र है भैया, ये कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात नहीं कर रहा। तो ये बात क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, तो इसी के साथ देखिए, ये क्या था, इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी। तो ओवरऑल आप कंक्लूजन ये निकाल लीजिए कि एक तो समरी के तौर पे बता देता हूं, पहली बात, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो कम है। इसका रीजन ये है क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी कम है। और दूसरी बात, इनके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो मॉइस्चर या एयर में रखने पर स्टेबल नहीं होते, और स्टेबिलिटी सिर्फ तब है इनकी अगर इनके पास जो लिगेंड है वो जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो या चिलेटिंग रिंग हो। और उससे बड़ी बात, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, जबकि हायर कोऑर्डिनेशन स्टेट जो है इनकी ज़्यादा स्टेबल होती है। ये समरी के तौर पे याद रखिएगा कि आपको जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लैंथेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के विद रिस्पेक्ट टू आप चीज़ समझा दीजिए, तो आपको ये बातें लिखनी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी माइंड में आते ही सबसे पहले यही बात आती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। और दूसरा एक बात और याद रखिएगा, जस्ट ये माइंड में आते ही ये तो क्लियर ही हो जाता है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भैया जब आप एफ में इलेक्ट्रॉन भरने वाले हो, पहले एफ में 7-7 आपके पास ऑर्बिटल है, एफ में देखिए 7-7 आपके पास ऑर्बिटल है, और आप इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो। देखिए, ठीक है, तो पहले एक भरोगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर इस ट्रेंड से चलते जाएं तो क्या हुआ, इस ट्रेंड से चलते जाएं तो इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर तो होगा ही होगा ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर पक्का मिलेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पक्का मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आप थोड़ा सा अगर उस लेक्चर को दोबारा से देखें या आपको याद हो, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन पे स्पेशल बोला था कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भैया बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। हमें लगता है ऐसे F1 है, F1 होता नहीं, कहीं F2 है, उसके बाद F7 के केस में फिर D में चला जाता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से याद कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा उसको। तो अब मैं बात करता हूँ अब मैग्नेटिक कैरेक्टर की। देखिए, तो जितने भी लैंथेनाइड्स है पैरामैग्नेटिक है, कुछ एक को छोड़ के उनके आयन्स की बात करता हूं। वो है लैंथेनियम आयन, ल्यूटीशियम आयन, सीरियम 4 पॉजिटिव आयन, टर्बियम 2 पॉजिटिव आयन। क्यों है? क्योंकि ये तीनों ध्यान से देखिए, जो लैंथेनम 3 पॉजिटिव है, ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव है या सीरियम 4 पॉजिटिव है, इसके पास देखिए डी में एक इलेक्ट्रॉन था, एस में 2, तीनों निकल गए। ये क्या हुआ? 4f0। इसके बाद भी लास्ट वाले पे चलते, ल्यूटीशियम के पास 14 थे, डी में एक था, इसके पास डी में एक था और एस में 2 थे। तीनों निकलने के बाद ये भी 4f0। सीरियम की बात करता हूं, सीरियम में 4f2 था एंड 5d0 था, 6s2 था। तो 2 किसके चले गए? एस वाले। 2 किसके चले गए? एफ वाले। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी जाने के बाद ये क्या बचा? दैट इज 4f0। ये देखिए, ये भी 4f0, 4f14, सॉरी बीच वाले का 4f14, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे थे। और तीसरे का फिर से क्या हुआ? 4f0, और चौथे का क्या हुआ? 4f14। ओके, क्लियर। तो इनकी बात करूं मैं, तो इनमें से एक बात क्लियर है कि या तो इनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, या तो एम्प्टी है। देखिए अनपेड इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है? एम्प्टी है। और या फिर क्या है? जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कंप्लीटली फिल्ड है। और कंप्लीट फिल्ड होने की वजह से भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये रीजन रहा कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, और ये क्या हुए? ये हुए डायामैग्नेटिक कैरेक्टर के। तो ओके, तो मैंने आपको कहा कि जितने भी लैंथेनाइड है लगभग सारे पैरामैग्नेटिक है, कुछ एक को छोड़ के, और कुछ एक के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। क्लियर। उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है? तो अलग अलग ट्रांजिशन मेटल अगर आप देखते हैं तो अभी मैं ट्रांजिशन मेटल की बात करता हूं डी वालों की, और कंपेयर करता हूं एफ के साथ। आपको ध्यान है डी वाले के केस में जब आप मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालते थे तो आप स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालते थे, और स्पिन ओनली फॉर्मूला में आप क्या कह देते? रूट NN+2
बोहर मैग्नेटन याद है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते थे और रूट एन एन प्लस 2 वाले फॉर्मूले में पुट कर देते थे और वो क्या चीज आ जाती थी, दैट इज द स्पिन ओनली फॉर्मूला होता था और उससे मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैलकुलेट कर लेते थे जिसकी यूनिट बोहर मैग्नेटन होती है। ओके, अब वहां तो हम स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकाल लेते थे, लेकिन उसी फॉर्मूला से जैसे ही हमने लेंथेनाइड्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल के देखा तो हमने क्या पाया कि जो मैग्नेटिक कैरेक्टर लेंथेनाइड का है वो इस फॉर्मूले से करेक्ट नहीं आ रहा। करेक्ट नहीं आ रहे का मतलब कहीं ना कहीं शायद कोई और वैल्यू है जिसकी वजह से ये वैल्यू सही नहीं आ रही। तो देखिए, वहां जो स्पिन ओनली फॉर्मूला होता था उसमें आप सिर्फ रिजल्टेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते थे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस के ऊपर घूमने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहे हैं चाहे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, उनकी वजह से जो उनकी स्पिन है, तो स्पिन की वजह से भी मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सपोज कोई 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, डी की बात करता हूं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है 1/2, तो टोटल कितने हुए 3 हुए ना, तो क्या स्पिन हुई 3/2 होगी। तो सिर्फ हम उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को काउंट किया करते थे वहां पे, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर वहां कैलकुलेट करते थे। तो यहां देखिए स्पिन ओनली फॉर्मूला में किसका रोल है, स्पिन ओनली फॉर्मूला में रोल है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन का, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहां किसको माना जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहे हैं उसकी वजह से जो उनकी स्पिन है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक कैरेक्टर में, उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पिन ओनली का यह मतलब ही ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो अपनी एक्सिस पे है वो वाली बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इसके अलावा भी होते, बिल्कुल होती है। ये बात हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में भी डिस्कस किया कि ऑर्बिटल की मोशन की वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट होता है। अब तो डी वाले के केस में ऑर्बिटल वाला क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो क्विंच हो जाते हैं। अब देखिए डी ऑर्बिटल तो ज्यादा डीप नहीं था ना, तो वो तो बाहर की तरफ एक्सपोज थे, तो जैसे ही कोई लिगेंड आया तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, और उसकी इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल की मोशन थी, जो ऑर्बिटल की वजह से स्पिन आनी थी, वो क्या हो गई, वो सारी क्विंच होगी, वो हो नहीं पाई। तो जो ऑर्बिटल वाली मोशन थी उसका तो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नहीं ना, क्योंकि वो तो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वही मेजर रहेगी। तो इसीलिए हमने वहां क्या कर दिया था, ऑर्बिटल वाली जो मोशन थी उसको छोड़ दिया था और उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं नोट किया था। ये किसमें था, डी ब्ले, जिसको हमने डी ऑर्बिटल के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल में हमने क्विंचिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स पढ़ा था, याद हो तो आपको, ठीक है। इसका मतलब वहां तो हमने सिर्फ स्पिन के केस से क्या निकाल दिया था, हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल दिया था, बट एक्चुअल मैग्नेटिक कैरेक्टर के अंदर तो दोनों का रोल हुआ ना। लेंथेनाइड के केस में तो देखिए 4f बहुत डीप में है, जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात आप कर रहे हो, जिन अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हो, वो तो बहुत डीप में है ना। वो तो जो बाहर से अगर कोई ऑर्बिटल कोई लिगेंड्स अटैक करने आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ उसकी इंटरेक्शन तो रही नहीं ना, क्योंकि वो तो बहुत डीप में चला गया, जो एफ है वो तो बहुत डीप में चला गया। इसका मतलब वो बाहर के सराउंडिंग के साथ उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो उसके ऑर्बिटल की मोशन को क्विंच नहीं किया जा सकता। तो इस बार ऑर्बिटल की भी मोशन है और इलेक्ट्रॉन की भी अपनी स्पिन के ऊपर मोशन है, तो दोनों मोशन की वजह से अगर आप मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट करो तो वो अकेले स्पिन ओनली फॉर्मूला से तो नहीं निकल सकता ना भैया, क्योंकि स्पिन ओनली फॉर्मूला के अंदर तो आप सिर्फ स्पिन का कंट्रीब्यूशन चेक करते हो, जबकि इस केस में एफ वाले के केस में तो स्पिन का एज वेल एज ऑर्बिटल का जो मोशन है दोनों को काउंट करना है। इस वजह से आप सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको किससे कैलकुलेट करोगे आप, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिएगा, रूट के अंदर 4s+1। तो ये वाला कंट्रीब्यूशन किसका हुआ, ये तो हुआ स्पिन का, कौन सी स्पिन का, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का जो अपनी एक्सिस के ऊपर है, ये तो उसकी स्पिन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात कर रहा हूं। और ये वाला जो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो एल यहां पे क्या है, ये एल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लीजिए और रिजल्टेंट स्पिन आप कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, स्पिन तो कैलकुलेट करना मैंने बता दिया, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका 1/2 इंटू 3 इंटू मतलब जितने भी है n इंटू 1/2। तो एल कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए एक बार मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, डी का ही लेता हूं। तो डी में ये क्या हुआ 2 1 0 -1 -2, ये इनके ऑर्बिटल्स हो गए। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, तो इसका कैपिटल एल क्या हुआ, L1 मतलब इस वाले की वैल्यू इस वाले की, तो 2 + 1 = 3। तो कैपिटल एल क्या हुआ, इसका 3 हुआ। मान लीजिए यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी है और यहां भी है। अब
तो 2 + 1 + 0 + -1 + -2 ओवरऑल 0 आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट क्या है, एल की वैल्यू है। ऐसे ही आप एफ के केस में इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से, एस की और एल की इंटरेक्शन की वजह से एक नई आ जाती है, इनकी कपलिंग हो जाती है, जिसे हम एल एस कपलिंग पढ़ेंगे। वो फाइनल ईयर के अंदर आपके पास आएगा, अभी आपके पास नहीं है। ओके, तो इसका पर यहां की बात करूं तो यहां आपको मैग्नेटिक करेक्टर निकालने के लिए स्पिन का एज वेल एज ऑर्बिटल का दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ये जो लेंथेनाइड्स है उनके मैग्नेटिक करेक्टर को कैलकुलेट करके देखा। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट राइट चलते हैं, तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो F2 में 2 हुए, फिर F3 आ जाएगा तो 3, फिर F4 आ जाएगा तो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यहां तक तो मैग्नेटिक करेक्टर बढ़ेगा ना, जब तक F7 कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाती तब तक तो बढ़ेगा ना। उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो F8 में तो पेयरिंग होगी, इसका मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर कम हो गया, तो इसके पास कितने बचे, 6 बचे, तो मैग्नेटिक करेक्टर फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर और पेयरिंग और पेयरिंग और पेयरिंग, फाइनली क्या होता जाएगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा, और लास्ट में आते आते ये किसमें, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर, तो ये था इनका मैग्नेटिक करेक्टर जिसको मैंने बताया